अस्सलाम वालेकुम। 27वीं आइनी तरमीम के बाद तीन अहम जो एक आइनी अदारे कहना चाहिए या कमेटीज़ कहना चाहिए उसके अंदर तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसल उसके अंदर तब्दीली आई, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर तब्दीली आई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उसके अंदर तब्दीली आ गई। तो तीन जो इंस्टीट्यूशंस हैं बाकायदा आला अदलिया के, तीनों के अंदर 27वीं आइनी तरमीम के बाद तब्दीलियाँ आ गई हैं। लेकिन इससे भी अहम मराहल अभी आने बाकी हैं। जैसे 243 के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई थी तो आर्मी चीफ के ओहदे के साथ साथ कंकरेंटली उनको चार्ज दिया गया चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो है 27 नवंबर को मौजूदा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद, उनकी रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों ओहदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास चले जाएंगे। इसका तरीका कार क्या होगा और कब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ से और वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और नई आइनी तरमीम 28वीं आइनी तरमीम के ऊपर बात हो रही है, उसके अंदर मुमकिन तौर पर कौन कौन से ऐसे इशूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ हों वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब और आगे चलकर हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और ट्रेड मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब और पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। 27 तारीख को जनरल साहिर शमशाद रिटायर हो जाएंगे, तो कब तवक्को रखनी चाहिए कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उसकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा? मेरा ख्याल है इंस्टेंटली हो जाना चाहिए। कोई इसमें अभी 10 दिन बाकी हैं तो इंस्टेंटली होना चाहिए। बीच में कोई गैप तो कतई तौर पे नहीं आएगा इंशाल्लाह। और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती से क्या ऐसी तब्दीलियां हैं या निज़ाम के अंदर मजबूती और बेहतरी है जो इम्कानात आपकी नज़र में हैं जो सामने आ सकती है? देखें, ये मतलब CDS की जो अपॉइंटमेंट है ये तो बहुत से मुल्कों में है, बल्कि जो बड़े डेवलप्ड मुल्क जो हैं जिनमें बरतानिया भी शामिल है वहाँ भी ये पोजीशन है। CDS की पोजीशन जो है इंडिया में भी है। इसी किस्म का एक ओहदा जो है डिफरेंट टाइटल और नॉमेनक्लेचर जो है US में भी है। यही चीज़ें जो है बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हिकमत जो है तो किया गया है। और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा जो है जो अबॉलिश किया गया है वो उसकी एक रिप्लेसमेंट भी है। तो उसमें भी एक हिकमत थी कि वो ओहदा क्रिएट किया गया और सारी की सारी जो भी उनकी फ़राइज़ थे उस ओहदे के वो सारे के सारे जो है वो CDS को जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई नई तरह या नई कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं डाली गई जिससे कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो। इट्स जस्ट कंटिन्यूटी ऑफ द सेम ऑफिस विद डिफरेंट टाइटल, और उसमें यह है कि एक ऑफिस अबॉलिश किया गया है और उसको इस नए ऑफिस में दिया गया है। दैट इज़ ऑल। तो ख्वाजा साहब, जो इस वक्त हमारी सरहदों की सूरत हाल है, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर्स दोनों काफ़ी कशीदा है और बहुत ही इश्ताल अंगेज़ किस्म के बयानात हैं जो भारतीय फ़ौज की जानिब से आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशत गर्दी का बहुत। आप कैसे दोनों सूरत हाल को देखते हैं, ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी और अफ़गानिस्तान वाली साइड पर ख़ास तौर पर? इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो भी अफ़गानिस्तान जो है इस पर दरअंदाजी कर रहा है उसमें हिंदुस्तान का पूरा हाथ है। और हमारे जो 3 राउंड जो है जो नाकाम हुए, जो इनकन्क्लूसिव रहे, उसमें भी जो काबुल में इंडिया के बिहाफ पे या उनके बहस पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो लॉबी है वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस करती रही है कि कोई अरेंजमेंट ऐसा ना हो कि काबुल जो है या अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अलावा किसी और 4-5 ममालिक के आगे जो है जवाबदेह ना हो जाए। ऑब्वियसली अगर कोई इस किस्म का कोई एग्रीमेंट होता है तो वो सालसों को भी जवाबदेह होंगे
और डेफिनेटली अगर जिस तरह मुझे ऐसे ही मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि हो सकता है और भी मुल्क जो है इसमें शामिल हो जाएं, कि ये कोई रिप्रोचमा हो जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में और दरअंदाजी जो है ख़त्म हो जाए। सऊदी अरेबिया ने भी इंटरेस्ट जो है शो किया है, यूएई ने भी शो किया है, ईरान ने भी शो किया है। तो दो मुल्क तो बराबर मुल्क जो है ऑलरेडी लगे हुए हैं, तीन चार और भी जो है, चाइना ने जिन्हें भी इंडिकेट किया है। बहुत से मुल्क चाहते हैं जो इस खिते में जो हमारे हमसाए हैं या इस खिते के साथ जिनके मफादात वाबस्ता हैं, वो चाहते हैं कि ये दरअंदाजी जो है पाकिस्तान में ख़त्म हो और ओवरऑल जो है एक दहशत गर्दों की जो है सारी दुनिया के जो फ्रेंचाइज हैं दहशत गर्दी के, उनकी जो आमाजगा बन गई हुई है अफगानिस्तान, ये कल्चर जो है शुड एंड दे शुड फंक्शन लाइक ए नॉर्मल स्टेट। इंडिया नहीं चाहता कि वो ये चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है ये हो, वो उसमें ज़रूर रोड़े अटकाएंगे और उनके वहाँ पे बंदे शामिल हैं वहाँ पे हुकूमत के अंदर, उनके लिए उनके मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हिंदुस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उनकी लॉबी है, आज से नहीं बड़ी मुद्दत से, जब दूसरी हुकूमतें थीं, तालिबान की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त भी उनका इन्फ्लुएंस था। तो वो पाकिस्तान को एंगेज रखना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे एंगेज रहते हैं तो प्रोबेबली ऑब्वियसली मैं प्रोबेबली क्या 100% जो है उसका फायदा जो है इंडिया को पहुंचता है कि हम दो महाजों पे एंगेज जो है वो रहेंगे इस तरह। लेकिन उसके साथ साथ मकसद मैं अगेन इट्स माय एनालिसिस, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इस सूरत हाल में इंडिया हो सकता है चाहे कि ऑल आउट जो है हमारे साथ कन्फ्रंट्रेशन या लड़ाई का रिस्क ना ले और इस किस्म की एक लो इंटेंसिटी जो है एक्टिविटी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडिया की सरपरस्ती में जारी और सारी रहे। तो दैट विल, मैं उनके नुक्ता नजर से कहता हूँ उनका कोई जो है पर्पस जो है सर्व होता रहेगा इससे, इंस्टेड ऑफ दोबारा रिस्क लें, दोबारा उनको पिटाई हो, उनको मार पड़े, उनके जहाज गिरें और फिर जो है 60-70 दफा जो है प्रेसिडेंट ट्रंप कहें कि इनके साथ जहाज गिरे थे। वो तो आज मेरा मतलब है विद इन इंडिया एंड विदाउट ऑल्सो हर बंदा जो है आज भी उनको याद करा रहा है कि उनकी क्या हजीमत उठानी पड़ी, उनकी क्या जो पंजाबी में कहते हैं बिस्ती खराब हुई। तो ख्वाजा साहब, लेकिन बीइंग डिफेंस मिनिस्टर आप चाहेंगे कि जो इंडियन आर्मी के बहुत ही इश्ताल अंगेज बयानात हैं फिर आप उसको नज़रअंदाज करना चाहेंगे? नहीं, मैं नजरअंदाज तो कतई तौर पे नहीं करूंगा। मैं तो एक आपको एनालिसिस दिया है, हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। हमारे जो 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 तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखे और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे या कोई इज्तिमा करे अफवाज का जो है जो उनकी सरहद है उस पर। ख्वाजा साहब, मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका गए हैं और अमेरिकी दौरे के दौरान 2-3 चीज़ों की बड़े अरसे से एनालिसिस के तौर पर हमारे सामने आती हैं। अब वो पब्लिकली भी ट्रंप ने कह दिया कि F-35 उनको देंगे। अमेरिका की तरफ से दबाव ये था कि सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। सऊदी अरब का आगे से जो जवाबी तौर पर दावा ये था या उनका क्लेम ये था कि हमें आप कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दें जिसकी बिना के ऊपर हमारा दिफा मजबूत हो जाए। एक वो मांगते थे कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो मॉडर्न इक्विपमेंट F-35 उनको मिल जाएगा। दूसरा वो सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से फैसिलिटी मांगते थे। मोस्ट प्रोबेबली जो पाकिस्तान का उनसे डिफेंस पैक्ट है वो काफ़ी हद तक वो एस्पेक्ट उनका कवर हो जाएगा। थर्ड जो पार्ट आएगा मोस्ट लाइकली अगले चंद दिनों के अंदर वो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के ऊपर आता था कि वो उनको क्लब करेंगे साथ
ताकि ये तीनों बड़े ममालिक अब्राहम अकॉर्ड की तरफ इकट्ठे मूव करें और किसी एक को अपनी इंटरनली डिफ़िकल्टीज़ अपनी अपोजिशन से या जो हमारा एक बहुत ही रवायती स्कूल ऑफ थॉट है उसकी तरफ से वो दबाव का सामना ना करना पड़े, ना इंडोनेशिया में, ना पाकिस्तान में, ना सऊदी अरब में। तो अब आप बताइए, एक तरफ डिफेंस फोर्सेस, वो जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है उसके ऊपर आपको फ़ैसला लेना है कि आप फ़ौज भेजना चाहेंगे या नहीं। दूसरा, इब्राहिम अकॉर्ड, क्या उसके ऊपर दबाव आ सकता है हमारे ऊपर? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बनना जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बनना चाहिए। पाकिस्तान की वहां पे मौजूदगी जो है किसी न किसी सूरत में या किसी न किसी एंगल से जो है फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ जो है, जो हमारा एक जज्बाती ताल्लुक जो है, एक हमारा जो स्टेटेड स्टैंड है इस इशू के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत का, वज़ीर आज़म जिस तरह क्लियर कट जो है इसके ऊपर बयान दे चुके हुए हैं, तो इनको पार्टिसिपेट हमें करना चाहिए उस फोर्स के अंदर। हमारे भाई हैं वहाँ पे, उनका इंटरेस्ट वॉच करने के लिए अगर कोई एक 8 या 7 या 6 या 10 मुल्कों की बनती है, उसमें पाकिस्तान की मौजूदगी जो है फ़लस्तीनियों के, गज़ा के जो हमारे भाई बहन हैं उनका वॉच करने वाला इंटरेस्ट जो है जज्बाती नुक्ता नगाह से भी जो है वो भी एक होना चाहिए, पाकिस्तान की प्रेजेंस होनी चाहिए। एक तो ये बात होगी। दूसरा, इब्राहिम अकॉर्ड का जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बिल्कुल कथित तौर पे कोई ये कंसिडर नहीं हो रहा कि हमने उसमें जाना है, या जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि एनीथिंग विच predicates the creation of two state in जो इजराइल की प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें टू स्टेट का जो सोल्यूशन जो एक सेटल हुआ है वो जब तक नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की जो है हमारे स्टैंड में चेंज होनी चाहिए। ख्वाजा साहब, 27वें आईनी तरमीम के ऊपर तो हमने 2-4 बातें की, लेकिन आजकल 28वीं आईनी तरमीम का भी बड़ा तज़किरा है और कहा जाता है कि NFC अवार्ड के ऊपर, सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से और नए इवन सूबों की बात भी लोग बात कर रहे हैं कि वो भी उसके अंदर 28वीं तरमीम के अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इम्कानात है कि कौन सा इशू NFC अवार्ड क्या कवर कर सकती है 28वीं आईनी तरमीम, और क्या नए सूबों की बात हो सकती है? पीपल्स पार्टी का रद्दअमल क्या होगा? मुकामी हुकूमतों का जो नया सिस्टम है उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाए ताकि सूबों के ऊपर मैंडेटरी हो 4 साल या 5 साल के बाद इंतखाबात करवाना मुकामी हुकूमतों के। आपका रद्दअमल? नहीं, मैं नहीं मुझे एंडोर्स करूंगा जो नए सूबों वाली आपने बात की है। मेरा अपना ख्याल है कि सूबे अगर ये भी रहें, और जो पहले 3 चीज़ों मैं ये असेंबली के फ्लोर पे कह चुका हूँ, आपने सुना होगा, और मैं ये प्रोग्राम से भी कहता हूँ, ट्वीट भी करता हूँ इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, कि देखिए किसी भी मुल्क का करिकुलम जो है ना वो एक कौमी शनाख्त जो है एस्टैब्लिश करता है। हमारा करिकुलम जो है रेडिकली चेंज किया गया। मैं बार बार कह के जो है ना, मैं भी आई फील एम्बैरेस्ड। मेरा स्टैंड ये है कि वी शुड गो बैक टू ए करिकुलम जिसमें रीजनल जो है कल्चर, रीजनल हिस्ट्री, रीजनल जो भी रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज, ये सारे के सारा हो उसमें। मेरा मतलब है हमारे पश्तून भाई जो है पश्तून में पढ़ें भी, तारीख भी उसकी पढ़ें, और इसी तरह सिंधी, बलोची, पंजाबी, पंजाबी भी अपना कल्चर, बलोची भी अपना कल्चर जो है रखें, वो करिकुलम में शामिल होना चाहिए। तो NFC का हिस्सा जो है हम उनका हिस्सा नहीं काम करेंगे। ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कहूंगा। हम उनको कहेंगे कि जी डिफेंस में और डेट सर्विसिंग में वो अपना हिस्सा डालें, वो अपने हिस्से में से हमें जो है मुल्क की जो लाइबिलिटीज हैं उनको भी एडजस्ट कराएं, और दफा को भी जो है वो अपना हिस्सा डालें। ये जो आप जो जिस तरह आपने कहा है उस तरह नहीं है, ये इस तरह है कि जो भी उनको डिस्पर्स होगा, जो भी डिस्पर्समेंट होगी उसमें वो हिस्सा डालेंगे। वो 5% है, 2% है, 10% है, 8% है, 11 है, 12, वो तो दैट इज समथिंग विच कैन बी नेगोशिएटेड। और तीसरी जो है मैंने बात की थी फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग इज एन इशू विच इज वेरी 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 अलार्मिंग। ये एक हम बम के ऊपर बैठे हुए हैं, ये किसी को चल गया सारे का चलना है, अगर इसी तरह हमारी आबादी बढ़ती रही।
इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। और चौथी बात मैंने कही थी कि जिस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट नहीं है और जो बदयांती की हुई है हमने 18वीं तरमीम के साथ डिलिबरेटली हम लोगों ने की हुई है कि ये सारे का सारा जो डेवोल्यूशन है वो 4 सूबों के जो दारुल खिलाफ दारुल हुकूमत जो है लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, वहां पे जाके जो है ये सियासतदानों ने उसको उस पर कब्जा कर लिया हुआ है। उनको डिस्ट्रिक्ट या सिटी लेवल के ऊपर जो है नहीं ट्रांसफर किया हुआ। वो बेजारों मददगार हैं, शहर गलियां मोहल्ले जो है बेजारों मददगार हैं। उनको टैक्सेशन की पावर दें, वो अपने रिसोर्सेज खुद जो है जनरेट करेंगे, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। हमने सियालकोट को जब टूटी थी ये जब हमारी वहाँ के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 72 करोड़ रुपए हमने खुद जनरेट किया हुआ था वहाँ पे टैक्सेशन से। लोगों जब गलियां साफ नजर आएंगी, पानी की सप्लाई ठीक होगी, रोशनी होगी गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में, सेहत के मामला ठीक होंगे, सैनिटेशन के मामला ठीक होंगे, तो लोग जो है दे वुड लाइक टू पे। लेकिन अगर आप ये एक जगह टैक्स उनसे लेंगे कि काम कोई नहीं है और पैसा लाहौर ट्रांसफर हो रहा है, पैसा कराची ट्रांसफर हो रहा है, कोयटा ट्रांसफर हो रहा है, पेशावर ट्रांसफर हो रहा है, ये दिस इज एक्चुअली डिफीटिंग द मेन जो पिलर ऑफ 18th अमेंडमेंट रेवोल्यूशन। ख्वाजा साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि सूबों के वसाइल कम नहीं करते, लेकिन सूबों से कहते हैं कि आप कर्ज़ों की अदायगी के लिए और दिफा के लिए इन दोनों मदों में अपना अपना हिस्सा डालें। पीपल्स पार्टी क्या इसके ऊपर आमादा हो जाएगी? मैं समझता हूं कि किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए ये खतरा नहीं है। अगर शहर जो हैं या ज़िले जो हैं वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अपने मामला खुद देख रहे हैं, तो सेहत और ये चीज़ें, ये मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर जो है ब्यूरोक्रेसी के पास है। आप उठा के देख लें, आज की सूरत हाल भी उठा के देख लें। और ब्यूरोक्रेसी की पावर जो है ना, जब तक जो है वो डिवॉल्व नहीं ना होगी टू सियासतदानों को या इलेक्टेड लोगों को जब तक डिवॉल्व नहीं होगी, उससे कोई भी आपका मसला, कोई मसला भी नहीं हल होगा। अच्छा, एक चलते चलते आपसे छोटा सा एक सवाल पूछ लूँ। पिछले 2-4 रोज़ से एक गॉसिप चल रही है यहाँ कि जनरल फैज़ का ट्रायल फैसले की स्टेज पे आया हुआ है। मालूम नहीं है मुझे कि वो कौन सा ऐसा इशू है, 10 मई है या कोई वो एक सोसाइटी वाला मामला था। कुछ उसके ऊपर आप अपडेट कर सकते हैं कि कहाँ स्टैंड करता है वो मामला? मुझे कुछ इल्म नहीं है कि उनका ट्रायल हुआ है, कंक्लूड हो गया है, कब उसका डिसीजन आया, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल आपको ऑनेस्ट जवाब दे रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा है PMLN से, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी और ट्रेड मिनिस्टर भी। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब। सेनेटर वलीद इकबाल साहब PTI से भी हमारे साथ हैं। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। आपने ख्वाजा साहब के ख्यालात सुन लिए। वो कहते हैं कि नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं करते, लेकिन सूबों से कहते हैं कि डिफेंस और डेट सर्विसिंग के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। आपके ख्याल में आपकी इत्तेहादी जमातें इसको सपोर्ट करेंगे? जी, इसके लिए मुकालमा करना होगा, लेकिन ये बात तो हर जमात पर वाज़ेह है और पीपल्स पार्टी भी अभी PDM के जो 16 महीने थे उसमें हवारी थी और काबीना में बैठे थे ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान के वफाक के ऊपर ना सिर्फ जो अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े वापस करने की ज़िम्मेदारी है, दिफा की ज़िम्मेदारी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की ज़िम्मेदारी है, गिलगित बल्तिस्तान की ज़िम्मेदारी है, साबका फाटा जो है जिसको अब ज़म किया गया है KP में, उसकी ज़िम्मेदारी है। तो ये बहुत बड़े बड़े ऐसे जो हैं वो अकाउंट्स हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 2008 में मेरी आंखों के सामने जब बना तो 40 अरब का था, अब वो 700 अरब क्रॉस कर गया। तो लिहाजा ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अब वफाक के पास जो रेवेन्यू का जो स्पेस है वो बहुत स्क्वीज़ हो गया, कम हो गया, और सूबों के पास एक स्पेस है। तो मसलन अगर ये तो एक मुकालमा है जिसका आगाज़ वफाकी हुकूमत ने गालिबन कर दिया है। ख्वाजा साहब की बात से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, लेकिन ये बताना है कि अगर हमें वफाक को
वायबल करना है और उसको मुस्तकिल, जो एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल आपको पता है हर साल बजट में आती है, उससे बचाने के लिए फिर सूबों को इसमें जो है कहीं ना कहीं अब एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं तो बहुत देर से कह रहा हूँ कि इसके लिए हमें आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें NFC अवार्ड की जो डिबेट है उसका आगाज़ कर देना चाहिए। गालिबन आज भी उसकी मीटिंग थी जो पोस्टपोन हुई, लेकिन ये जो है इसका एक बाकायदा पूरा पेपर बन के वफाक की जो वायबिलिटी है और मतलब सूबे अगर चलें फर्स्ट स्टेज में, फॉर एग्जांपल आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसी की जिम्मेदारी ले लें। चले हम उसमें और बाकी चीज़ें नहीं करते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक तो ये भी है कि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि NFC हर 5 साल के बाद रिवाइज होगा। तो लिहाजा ये तो एक मुस्तकिल डायलॉग है जिसको हम बंद नहीं कर सकते। तो ये आज की जो सिचुएशन है, जब हमें हिंदुस्तान की तरफ से नई जारहियत का सामना है, हमें ओवरऑल मुल्क में जो है सिक्योरिटी के इशूज़, दहशतगर्दी की वजह से, तो क्या डिफेंस को हमें बीफ अप करने के लिए जो बहुत अरसे से ख़ासतौर पे जो पिछले हालिया सालों में जो डिवैल्यूएशन हुई हैं, जो 7-7.5 अरब डॉलर पर हमारा डिफेंस आया हुआ है, उसको हमें बूस्ट करना है। हमें बड़ा वाज़ेह है कि हमें बूस्ट करना है, उसकी मॉडर्नाइजेशन करनी है, तो उसके लिए भी तो रिसोर्सेज चाहिए। तो इस सारे मामले को सूबों के सामने रख कर और इसमें कोई उजलत भी नहीं करनी चाहिए, ये डायलॉग शुरू करें और इसको लेकर जाए आगे। वलीद इकबाल साहब से पूछते हैं। वलीद इकबाल साहब, जो इस वक्त ऑप्शंस हो सकती हैं पॉसिबल, एक ऑप्शन तो ये हो सकती है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की और जो ग्रांट्स दी जा रही हैं इस वक्त AJK को, GB को, वो आप डिविजिबल पूल में डाल दें। वो एक तरीकाकार ये हो सकता है। डिफेंस की जिम्मेदारी शेयरिंग कर लें सारे सूबों के साथ। 18वीं आईनी तरमीम में एक वो शिक है जो कहती है कि सूबों को जितने वसाइल दिए गए उससे कम नहीं दिए जाएंगे, ज़्यादा आप दे सकते हैं। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी या आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेडरल की कुछ जो है सूबे अडॉप्ट कर लें। आपके ख्याल में कौन सा तरजीही तरीकाकार हो सकता है वफाक को हर साल 8 से 10,000 अरब के बैंकों के कर्ज़ों से जान बचाने की खातिर? जी, ये आपने जो आखिरी बात की ना, ये जो कि सूबों को जो हिस्सा मिल रहा है वो कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है, ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की। मैं जितनी समझ है मेरी आइन की, और जो आइन पीछे बच गया है, पता नहीं बचा भी है कि नहीं बचा, माहिरीन की राय तो सबके सामने है, मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन इसके लिए आइनी तरमीम जो है वो मैं समझता हूँ ज़रूरी होगी। और उसमें मुझे याद ये भी है, जब हमारी पार्टी की गवर्नमेंट थी, कोalition गवर्नमेंट, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस बारे में काफ़ी उनको उलझन होती थी, क्योंकि इफ़ आई रिमेंबर द नंबर्स राइट, कुछ ये जब सब कुछ ये वसाइल जो थे ये बांटे जाते थे तो वफाक के पास इवन 50% से कम आता था। कोई गालिबन 57% या 53% जाता था उधर सूबों को, और 47% या 43% वफाक के पास रह जाता था। और वो खान साहब भी ऐसे ही है, less than 43% है, 57.2 है, 57 to 43, ठीक है जी। मेरी क्योंकि बात काफ़ी इसको अब साल हो गए हैं, लेकिन उस वक्त भी उठी थी और खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर भी इस पर काफ़ी अपनी उनको उलझन का इजहार करते रहे। लेकिन बल उस वक्त तो जो हालात थे वो थे, लेकिन अब भी इसको अगर वफाक को अगर, क्योंकि उस पर जो जिम्मेदारियां हैं और उसमें सर फहरिस्त तो एक तरह से डेट सर्विसिंग वाली है, उस पे उसके हवाले से ख़ास तौर पे खान साहब बड़े कंसर्न थे, बिकॉज वो सारा बोझ फेडरल गवर्नमेंट उठाती थी। ये जो मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसीज़ हैं, अगेन सबसे ऊपर उसके IMF, तो ये इमरान खान की बड़ी नॉन पोजीशन है कि वो NFC अवार्ड को वो पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखते थे। आपकी हुकूमत के बेशतर लोग इस बात की मैं एतराफ़ कर बिल्कुल मैं एतराफ़ कर रहे हैं, और मैं ऑन एयर ये बात, आपकी जमात क्या इसकी सपोर्ट करेगी? हाँ, बहुत अच्छा किया आपने आज इसको रिकन्फर्म कर दिया। तो क्या आपकी बात अगर ये फार्मूला सामने आता है तो उस डिबेट में शामिल होना पसंद करेगी ताकि एक नया प्रोडक्टिव किस्म का मॉडल सामने आ सके? ये अगली बात है। और इस पे खुरम दस्तगीर साहब ने जो बात की, जब आपने सवाल उनसे किया और उन्होंने जवाब में पहला लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया, पहला जुमला जो बोला, वो क्या था? मकालमा इस पे होना चाहिए। और आगे की बात फिर उन्होंने मज़ीद उन्होंने उसकी तशरीह की, क्या उनकी अपनी राय क्या है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आगे की तरामीम अगर कोई मुजवज़ा हैं, और अगर वैसे असूलन ये जो आइन का निज़ाम और एक आइन, एक दस्तूर जो एक
इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होता है, जो हमेशा इर्तिका की मनाजिल से गुजरता है एक जमहूरी महज़ब जमहूरी निज़ाम में, तो उसमें मकालमा जो है वो फिर शुरू ही से राइट फ्रॉम द आउटसेट जो है, जब 26वीं तरमीम हो रही थी कोई मकालमा हुआ था उस पर, जब 27वीं तरमीम हुई तो उनका मकालमा हुआ, 27वीं तरमीम से ही चलें क्योंकि वो बाद में आई, आप उसी से शुरू कर लें। उसके ऐवान में लाने से पहले मेरे ख्याल 2 या 1 दिन पहले तक तो जो पार्लियामेंटेरियंस को इल्म ही नहीं था कि उसका मतन क्या है और कितनी मुद्दत में वो मंजूर हुए ऐवानों में, वो जो थे बिल्स यके बाद दीगरे और फिर दूसरे ऐवान में वापस गए। ब्रेक थोड़ी सी ब्रेक सर पे खड़ी है, ब्रेक ले लें, जवाब मुकम्मल कर लीजिएगा, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। वलीद इकबाल साहब, आपका जवाब अधूरा रह गया था। 28वीं आईनी तरमीम में जिन 3-4 नुकात का जिक्र हो रहा है, एक NFC अवार्ड है, सिंगल नेशनल करिकुलम है, आपकी PTI की हुकूमत ने खुद इसके ऊपर काफ़ी काम किया था, पॉपुलेशन कंट्रोल, और इसके साथ ही साथ नए सूबों का भी तज़किरा हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो डूएबल है या नहीं है इस स्टेज के ऊपर, जहाँ आप इनकी वफाकी हुकूमत को फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते हैं, और लोकल बॉडीज़ है जो होना चाहिए, एक्चुअली सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपकी राय फिर मैं खुर्रम साहब से जानूँगा। जी, मैं वक्फे से पहले यही अर्ज़ कर रहा था कि मकालमा जो कि एक उसूलन एक अच्छी तजवीज़ है खुर्रम साहब की तरफ से, वो मकालमा 8 और 12 नवंबर के दरमियान कितना हुआ जब ये 27वीं तरमीम मंजूर की जा रही थी, या अगर पीछे चले जाएं अक्टूबर 2024 में जब 26वीं तरमीम में, ये मकालमे के नतीजे में तो ऐसी तरमीम नहीं हुई जिस तरह से वो मेजॉरिटी प्रोक्योर की, और 27वीं तक वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया था उससे वो रिजर्व सीट्स वाला फ़ैसला भी रिवर्स करवा के वो सारा कुछ करके नंबर्स पूरे करके, और फिर भी गद्दारों को पार्टियों के जो हैं उनके वोटों के ज़रिए जो है ये मंजूर हुआ। तो यस, आप ये जिसको फॉर्म 47 वाली कह रहे हैं पार्लियामेंट, हम तो कह ही रहे हैं बिल्कुल इसको, मैं तो नहीं, मेरे से मशवरा लिया गया, पार्टी ने इस पर पोजीशन तो नहीं ली कि आगे आने वाली कोई तरामीम जो हैं उसमें अगर हमसे राय मांगी जाए तो हम, या किसी मकालमे का हिस्सा बनाया जाए तो हम बनेंगे या नहीं, लेकिन मैं तो मशवरा इसके ख़िलाफ़ ही दूंगा, क्योंकि हमारी पोजीशन अगर ये है जो कि है और रही है और बिल्कुल वाज़ेह है और दुरुस्त भी है और हकीकत पर मबनी है कि ये गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट ये सारा कुछ कर रही है, और इन 2 तरामीम जो अभी हुई हैं 26वीं और 27वीं, उनके ज़रिए इसके सारे एक कॉम्प्लेक्स को, इसके जो स्ट्रक्चर को, इसके ढांचे को जो है वो मलियामेट करने के बाद इसमें एक पूरे सतून को जो कि एक आज़ाद सतून अदलिया का होना था उसको इंतज़ामी सतून के नीचे मातहत करने के बाद जो है अब किसी मकालमे का क्या फ़ायदा। यस, अदरवाइज़ मैं आपको अपनी राय देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जितनी मेरी समझ और जितनी रिसर्च और मुतालिया है, मैं हक़ में हूँ ज़ाती तौर पे एज़ अ प्रोफेशनल ऑन द सब्जेक्ट के जानने के बारे में, सब्जेक्ट को जानते हुए मैं हक़ में हूँ इस चीज़ के। मैं समझता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यस, ये जो खान साहब वाली बात भी मैंने की, जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करने की ज़रूरत है क्योंकि वफाक पे इतना बोझ है, लेकिन लायंस शेयर जो है वो सूबे ले जा रहे हैं, इसको रीडू करने की ज़रूरत है असूलन। यस, बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती निज़ाम की तरमीम जो 140A में हुई थी 18वीं तरमीम, वो नाकाफ़ी है, उसमें एक पूरा सिस्टम दे के उसका पाबंद करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल मैं उसके हक़ में हूँ। ज़्यादा सूबे जो हैं वो तो एक वफाकी निज़ाम को और मजबूत बनाते हैं, और बशर्ते कि वो एथनो लिंग्विस्टिक लाइन्स पे ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर ज़्यादा सूबे हों, क्योंकि अगर आप एक पिछले 100 साल की तारीख़ देखें या 70-80 साल की नेशन स्टेट्स या वफाकी निज़ाम दूसरी जंग अज़ीम के बाद, वो वफाकी बहुत से सिस्टम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन करके डिसइंटीग्रेट हुए हैं। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, और जो एविडेंस शो करता है वो जितने कम यूनिट्स पर मबनी वफाकी निज़ाम थे उतने ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है डिसइंटीग्रेट करने की। जितने ज़्यादा यूनिट्स हों उतना मजबूत एक वफाकी निज़ाम रहता है। तो बिल्कुल ये सारी अच्छी असूलन बातें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन अब ये सब कुछ ये खुर्रम साहब से भी इस पे राय ले लें। मैं समझता हूँ कि आइन के खिलाफ ऐसे जराइम, आइन के खिलाफ ऐसे जराइम करने के बाद ये करने का क्या फ़ायदा आप जी। तो इसलिए हम, मुझे तो नहीं समझता कि खुर्रम साहब जो नए सूबों वाला मामला है या सपोर्ट करें, उसके लिए ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए होता है, फिर आपको सूबाई असम्बलियों से 2/3 अक्सरियत से वो अप्रूवल भी चाहिए होती है। PTI बड़ी पॉपुलर जमात है, और जो गिले शिकवे उन्होंने 26वीं-27वीं तरमीम के हवाले से किया, बिल्कुल सही किया आपने, सारा कुछ किया आपने, अदालतों के ज़रिए फ़ैसले भी जैसे हुए वो भी कंट्रोवर्शियल।
करनी चाहिए इनको एंगेजमेंट, आपको करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं NFC वार्ड चाहते हैं, आप नए सूबे बनाना चाहते हैं, तो आप इनको एंगेज करें खुले दिल से। अभी 27वीं तरमीम पिछले हफ्ते हुई है और जब वो हो रही थी तो ये नादा जो अपोजिशन है ये मफरूर हो गए जब वक्त मज़ामत आया। कैन की तरफ से कुछ सीरियस सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी और कौमी असम्बली में भी इन्होंने बेहतर समझा कि ये बलवा करें और बॉयकॉट करें, बजाय ये कि वलीद इकबाल साहब जैसे सीनियर लोग आकर अपनी जो नुक्ता नज़र था जैसा भी था इस आईनी तरमीम के ऊपर वो आकर तफसीली बयान करते। लेकिन इन्होंने मौका था इनके पास, इन्होंने मौका नहीं उठाया। उन्होंने कहा जी हम तो बायकॉट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। भाई बात यह है कि अगर आपको एक सूबे में हुकूमत का वोट मिला है, बाकी सूबों में अपोजिशन का वोट मिला है, तो क्या आपने ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी मज़ाहमत करने की और कम अज़ कम अपना नुक्ता नज़र तफसीली मंतकी बुनियाद पर कौम के सामने रखने की? लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया। अब ये कहते हैं देखें जी हमें मौका नहीं मिला, ये नहीं हुआ, डिबेट नहीं हुई। डिबेट का टाइम था, दोनों ऐवानों में टाइम था, लेकिन उन्होंने टाइम मुनासिब समझा कि उसके ऊपर बायकॉट कर। आप नए सूबों के हक में हैं, वो भी बता दें फिर मैं। देखिए मैं ज़ाती तौर पे पाकिस्तान की हाकमियत को देखते हुए समझता हूं कि जब तक सूबों के निज़ाम के अंदर तब्दीली ला के हम नहीं लेकर आते, ये जो नए सूबे बनाकर 36 महकमे होते हैं हर सूबे के मिनिमम, जो डिपार्टमेंट्स जिनको कहते हैं, नॉट मिनिस्ट्रीज, अगर आपने उन्हीं को रेप्लिकेट करना है जो आज का निज़ाम है, तो फिर हमें इस पर बहुत सोचना चाहिए। क्योंकि वजह यह है कि सूबे बनाने की सिर्फ एक वजह हो सकती है कि क्या अवाम को बेहतर डिलीवरी हो सकती है उस सूबे नया सूबा बना के या नहीं। अब यहां जो है पाकिस्तान में जो मफरूजा है कि जी छोटे सूबे बनाने से बेहतर डिलीवरी होगी, यहां उल्ट है। यहां सूबा पंजाब जो सबसे बड़ा है उसकी डिलीवरी दूसरों के मुकाबले में सबसे बेहतर है। जितना छोटा सूबा है उतनी खराब डिलीवरी है और उसकी वजूहात हो सकता है साइज ना हो, बलूचिस्तान के अपने इशूज हैं, KP के अपने इशूज हैं, तो लिहाजा अगर वाहिद हमने सर, लेकिन इस आर्गूमेंट में एक खराबी है, बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है, रकबे के हवाले से आप देखें तो सबसे बड़ा आधे पाकिस्तान के ऊपर वो मुहित है, तो आपको वसाइल जितने वहाँ दरकार है आप दे ही नहीं पाते। गवर्नेंस की 2009 के NFC में 6% आबादी वाले बलूचिस्तान को उससे 1.5 गुना दिया गया, 9.1%, इसी बुनियाद पे पहली दफा जो डिस्टेंस था वो भी जो साइज था। अब क्या, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है आई थिंक, और हम सबके लिए है, बशमूल हमारी मेरी जमात के, कि वो जो 16 साल से NFC हुआ है उस पर कोई स्टडी करके फिर आगे बढ़ना चाहिए कि किस सूबे ने बेहतर इस्तेमाल किया, कौन सा सूबा अच्छी तरह इसको कर पाया। पता KP के ऊपर हम एतराज कर रहे हैं कि जनाब हम आपको जो है 16 साल से जो काउंटर टेररिज्म के नाम पे कोई तकरीबन 550 अरब रुपया सिर्फ उसके नाम पे जो 1% एक्स्ट्रा था दिया गया, आपने उसका क्या किया? ये सवाल कर सकते हैं कि जी पंजाब को जो मिला, तो लिहाजा इस पर जब तक सीरियस स्टडी। सर एक वैसे इंटरेस्टिंगली फिर पंजाब में तो बुज़दार और परवेज लाई को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, मरियम को तो अभी हार्डली 1 साल हुआ है, तो फिर आप उन दोनों को क्रेडिट दें। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जो यूजेज है इस सारे सरमाए का, जब तक हम उसको दुरुस्त नहीं कर लेते तो हमें नए सूबे के बारे में और परवेज लाई को क्रेडिट नहीं देने, बहुत सोच समझ के जो है, नहीं वो तो फिर बजट का यूजेज वो एक अलग कहानी है। आई थिंक इसका एक और चीज जो हमने मिस की है, आई थिंक जो लोकल गवर्नमेंट की डिस्कशन हुई जी, ये अब बहुत अरसे से आइडिया टेबल पर है इसको कि जिस तरह सूबों को एक फार्मूले के तहत तकसीम होती है, हर सूबे के हर जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिहाज डिवॉल्व करने पड़ेंगे, उसी तरीके से वो मिनिमम जो अमाउंट्स हैं वो आपने देनी है, ताकि वो जो अभी ख्वाजा साहब ने भी इसका जिक्र किया कि सारा पैसा जो है वो कैपिटल से ही कंट्रोल ना हो, हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके रहने वाले जो पाकिस्तानी भाई और बहनें, उनका जो हक है वो एक मिनिमम हक उनको मिले, उसके बाद फिर जो दूसरी डिस्कशन। वलीद इकबाल साहब, ये जो सूबाई हुकूमतों की रिफॉर्म वाला मामला है ये वैसे दुरुस्त है, क्योंकि आप 12 सूबे बना लें, 16 बना लें, 20 बना लें, उतनी चीफ मिनिस्टर, उतनी ब्यूरोक्रेसी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर खर्चे आप पाल लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले और वो पार्लिमानी सेक्रेटरियों वाले और वुज़रा वाले, सेक्रेटेरिएट वाले, लेकिन उनकी कोई एफिशिएंसी लेवल के ऊपर भी काम करना चाहिए और महकमे भी काम होने चाहिए। जी मैं उस पर आता हूँ। मैं सिर्फ ये वाजे कर दूँ, 26वीं तरमीम जब हुई पिछले साल तो उस वक्त तो चलें स्ट्रैटेजी कुछ और थी कि जी हमारे अराकीन जाएँ ही ना असेंबली में या सेनेट में, ताकि वहाँ जब तक 2/3 मेंबरशिप की मौजूद ना हो
वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती, टेबल ही नहीं हो सकती, या वो मतलब उसको बेमानी होता है करना। वो तो एक अलग सिनारियो था। लेकिन 27वीं तरमीम के बारे में खुर्रम साहब को क्या नॉलेज में मैं लाना चाहता हूँ कि दोनों ऐवानों के अंदर पूरी तफसील के साथ अली ज़फ़र साहब ने किया, नुमाइंदगी की हमारी, और उस पर पूरी ऐवान से तकरीर निकलवा लें उनकी। और कौमी असम्बली के अंदर बैरिस्टर गौहर ने, जो चेयरमैन है PTI के, उन्होंने भी इसके ऊपर पूरी जो हमारी जो मौक़िफ़ था उसको बयान किया। बहरहाल जी, वंस अगेन मैं जो आप ये सूबों वाली बात कर रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी तफसीली एक रिसर्च पेपर जो है वो पाकिस्तान ही में पाया जाता है, जिसके बारे में, जिसके हवाले से मैंने आपको ये भी आदादो शुमार दिए कि अगर आप हिस्ट्री देखें 80 साल की, तो ऐसे वफाकी निज़ाम जिनमें कम सूबे हैं उनकी 80 से 90% जो है प्रॉबिलिटी होती है कि वो टूट जाएंगे। और उसकी मिसालें मौजूद हैं, यूगोस्लाविया जिस तरह, सोवियत यूनियन जिस तरह। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उसमें शुमार होता है। पाकिस्तान एक वफाकी निज़ाम था ना, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान जो है वो फिर अलहदा हो गया था। सो जब ज़्यादा सूबे होते हैं तो वफाकी निज़ाम मजबूत होता है। हम देखते हैं सिर्फ उसको इस जाविये से कि जी ज़्यादा सूबे बनाने से ज़्यादा महकमे हो जाएंगे, ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे। भाई नहीं, वो डिवाइड हो जाएंगे अमंग लार्जर नंबर ऑफ यूनिट्स, और बल्कि लोकल मकामी लीडरशिप जो है वो ज़्यादा जो है उभरेगी। उसके बहुत से फ़वाइद हैं और बहुत से वफाकी निज़ाम जो दुनिया के टाइम मेरे पास खत्म हो गया। सेंट्रल वलीद इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ हैं। सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।